प्रिय विद्यार्थियों, आज कवि बिहारी की काव्य में जो उनकी बहुज्ञता है उस पर विचार करेंगे कि उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान था। उनके पदों में हम देखते हैं, उस पर हम चिंतन करेंगे। भारतीय साहित्य में कवि के लिए कांत, दर्शन और मेधावी जैसे विशेषणों का प्रयोग होता रहा है। यजुर्वेद के एक मंत्र के अनुसार कवि को ईश्वर का विशेषण माना गया है। व्याकरण की दृष्टि से कवि का अर्थ मेधावी के पर्यायवाची शब्दों के रूप में दिया गया है। निरुक्त के अनुसार कांत दर्शन का अर्थ है कांत, जिसका अर्थ है व्याप्त, और दर्शन मतलब ज्ञान वाला। अमरकोश के अनुसार कवि का प्रयोग पंडित के अर्थ में किया गया है। इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में किसी कार्य विशेष के संपादन की निपुणता, जो उस क्षेत्र में ज्ञानाधिक्य की जननी कही जा सकती है, कवि शब्द से अभिप्रेत थी। कालांतर में यह शब्द भी योग, तप आदि के समान भाषा विज्ञान के विशेषीकरण के नियमानुसार विशेष परक हो गया और सामान्य विद्वान का अर्थ बोध न करके शब्दार्थ योजना निपुण के अर्थ में व्यवहृत होने लगा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है, कवि शब्द के अंतर्गत सामान्यता, निपुणता, प्रतिभा, बहुज्ञता, क्षमता तथा विद्वता आदि विविध गुणों का समावेश हो जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतुओं का विवेचन करते हुए कहा है, कविता करने की बीज रूप शक्ति के अभाव में काव्य का सृजन हो ही नहीं सकता। काव्य की उत्पत्ति के हेतु स्थावर जंगम लोक का व्रत, छंद, व्याकरण, अभिधान कोश, विविध प्रकार की कलाएं, चतुर्वर्गों का सम्यक ज्ञान, गज, अश्व, खड़ग आदि संबंधी लक्षण ग्रंथों का पारायण, महाकवियों की कृतियों का अध्ययन तथा काव्य की सृष्टि करने वाले एवं काव्य मर्मज्ञों द्वारा मार्गदर्शन के निरंतर अभ्यास, ये सभी काव्य तत्व संवेद रूप में काव्य हेतु होते हैं, अलग अलग नहीं। इस विवेचन के आधार पर कवि को अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। वस्तुतः यह आवश्यक नहीं है कि कवि को उपरोक्त सभी शास्त्रों का गहन ज्ञान हो। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे इन विभिन्न शास्त्रों आदि का सामान्य ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए, जिससे कि किसी विषय अथवा शास्त्र का प्रसंग उपस्थित होने पर कोई प्रतिकूल कथन न कहा जा सके। कविता विशुद्ध रूप से हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं। कविता के क्षेत्र में बुद्धि को केवल उसी सीमा तक प्रवेश मिल सकता है जहाँ तक वह केवल भावों के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होती है। एक आलोचक के शब्दों में, शास्त्रीय ज्ञान या लौकिक बहुज्ञता का उपयोग भाव तक पहुँचने के लिए छोटा रास्ता बताने वाले के रूप में होना चाहिए, शॉर्टकट के रूप में ही होना चाहिए। ऐसा प्रसंग आने पर जहाँ इनके बिना वर्ण्य विषय तक सहृदयों की पहुँच हो ही ना सके, मोटी मोटी सामान्य और संतुलित बातें रखी जा सकती हैं। काव्य की रचना किसी शास्त्र विशेष के विद्वानों अथवा बहुश्रुत पंडितों के लिए नहीं की जाती है। उसका उद्देश्य सहृदयता का एक निश्चित सामान्य मानक दृष्टिकोण में रखकर तदनुकूल ही अपने ज्ञान या विज्ञान का भाव साधना के लिए उपयोग करने वाला कलाकार ही सुकवि कहलाता है। संस्कृत के पिछले खेमे के कवियों में पंडितों की वाह लूटने के लिए पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अवश्य मिलती है, किंतु हिंदी का युग दूसरा ही था। हिंदी के कवियों के समक्ष सहृदय समाज की वाह लूटने का प्रश्न था, अतः स्वभावतः उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के कर्तव्यों में कोई रुचि नहीं ली। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि की लोकप्रियता का रहस्य ही यह है कि इन सभी कवियों ने सहृदय समाज के लिए काव्य सृजन किया था, पंडितों के लिए नहीं। हिंदी के केवल केशवदास ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने घोर संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और कल्पना के चमत्कार का प्रदर्शन किया, और इसके लिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि भी ढोनी पड़ी है। इस संबंध में आलोचकों की एक विचित्र प्रवृत्ति के दर्शन भी होते हैं। एक और तो ऐसे कवि हैं जो कि अवसर मिलते ही अपनी विद्वता और पांडित्य का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते। दूसरी ओर ऐसे आलोचकों की भी कोई कमी नहीं है जो किसी कवि की रचना में आयुर्वेद के 4 शब्दों को ढूंढकर उसे आयुर्वेदज्ञ की संज्ञा देने का एक क्षण भी विलंब नहीं करते हैं। होता यह है कि कवि की रचनाओं में किसी शास्त्र विशेष की 2-4 स्थूल सी बातें मिली और उस कवि को उस शास्त्र का महान ज्ञाता मान लिया जाता।
उदाहरण के लिए बिहारी के इन दोहों को देखिए, जिसके आधार पर आलोचकों ने कवि बिहारी को महान आयुर्वेदज्ञ मान लिया। बहुधन ले अहसान के पारो देत सराही, वैद वधु हंसी भेद सो रहो नाह मुँह चाही। मैं लखी नारी ज्ञान करी, राख्यो निरुधार यह, वह ई रोग निदान वह, वैद औषधि वह। यह बिन सतनग राखी कै, जगत बड़ो जस लेत, जरी विषम जुरु जाइए, आए सुदर्शन देह। इन दोहों में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पारो अर्थात पारद भस्म, नारी ज्ञान अर्थात नाड़ी विज्ञान, रोग निदान अर्थात रोग का निदान, विषम ज्वर अर्थात विषम ज्वर, और सुदर्शन अर्थात सुदर्शन चूर्ण। निश्चय ही ये 5 शब्द ऐसे हैं जिनसे कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भली भांति परिचित होगा। यदि किसी भी कवि को आयुर्वेदज्ञ अथवा गणितज्ञ या ज्योतिषविद मानने का यही आधार है तो कवि न रहकर वैद्य, गणितज्ञ और ज्योतिषी कहलाएंगे। कवि रत्नाकर ने भी सुदर्शन का प्रयोग किया है तो उन्हें भी वैद्यराज मान लिया जाए। ठीक इसी आधार पर बिहारी को उनके कुछ दोहों के आधार पर गणितज्ञ की गौरवपूर्ण पदवी से भी विभूषित किया गया है। यह अवलोकनीय है कि इन पदों में गणित शास्त्र की कौन सी बारीकियां दी हुई है जिनके आधार पर उन्हें गणितज्ञ मान लिया। कहत सबे बेंदी दिए, आंख 10 गुनो होत, तीय लीलार बेंदी दिए, अगिनत बढ़त उदोत। कुटिल अलक छुटी परत मुख, बड़ी गो इतो उदोत, बंक बिहारी देत ज्यों, दाम रुपया होत। इन दोनों दोहों में गणित शास्त्र की 2 बातें कही गई हैं। पहली तो यह है कि किसी अंक के साथ शून्य लगा देने से संख्या 10 गुनी हो जाती है, और दूसरी यह है कि किसी अंक के ढाई और बंक बिहारी देने से रकम का द्योतन होता है। इस संबंध में एक आलोचक ने कहा है कि गांव का मामूली सा बनिया भी इस बात को जानता है कि रुपया सूचक अंक एक तिरछी पाई खींचकर उसके अंदर की बाईं ओर रखा जाता है और दाम सूचक दाईं ओर। उस पर बेचारे की गणितज्ञता का कोई नहीं मानता, परंतु बिहारी को जिन्होंने दोहे में यह भी नहीं बताया है कि बंक बिहारी दाईं ओर देने से दाम रुपया होता है या बाईं ओर, अनेक आलोचक उन्हें रामानुजम मान बैठते हैं, अर्थात उन्हें बहुत बड़ा गणितज्ञ मान बैठते हैं। इसी प्रकार बिहारी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान को भी देखा जा सकता है। इनके ये 4-5 दोहे इस संबंध में देखे जा सकते हैं। पत्रा ही तिथि पाइये, वह घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद ओप उजास। चित पित मारक जोग गनी, भयो भय सुत जो सोग, फिर हुलस्यो जिये जोइसी, समझे जारज जोग। भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे विराजी, इंदु कला कुंज में बसी, मनो राहु भय भाजी। तिये तिथि तरन किशोर भय, पुष्प काल समदोन, काहू पुण्य पायत वैस संधि सकोन। सनी का जल चख झख लगन, उपजो सुदन स्नेह, क्यों न नरपति हुए भोग वे, लही सुदेशु सब देह। इन दोहों 5 दोहों में पहले 3 दोहों में पत्रा, तिथि, पूर्णिमा, मारक, जारज योग, राहु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जो निश्चय ही ज्योतिष के विशिष्ट ज्ञान का परिचायक नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी प्राय करता रहता है। 5वें और अंतिम दोहे में अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र की बात का वर्णन है जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इस दोहे पर जातक संग्रह के श्लोक का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि जिस बालक के जन्म लग्न में तुला, धनु और मीन के शनि स्थित होते हैं वह बालक राजवंश में जन्म लेता है। इसी प्रकार बिहारी के इस दोहे में फिर उनका ज्योतिष संबंधी ज्ञान परिलक्षित होता है, जिसमें वो कहते हैं कि जब चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति एक ही नाड़ी पर स्थित होते हैं तो इतनी वर्षा होती है कि पृथ्वी ही समुद्र का रूप धारण कर लेती है। और ये दोहा इस प्रकार है। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी रही है संग, रस में किए लोचन जगत।
इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी को गणित और आयुर्वेद का भले ही विशिष्ट ज्ञान न हो, किंतु ज्योतिष का उन्हें निश्चय ही अच्छा ज्ञान था। कुछ आलोचकों ने बिहारी के कुछ दोहों के आधार पर उन्हें पौराणिक भी घोषित कर दिया है। इस दृष्टि से आलोचकों ने बिहारी के इन दोहों को आधार माना है। पिय बिचुरन को दुसह दुख हर्ष जात प्योसार, दुर्धन सो देखियत तजत प्राण इहिवार। मोर मुकुट की चंद्रकनी यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इन दोहों में भारतीय पुराणों के अनेकानेक प्रसंगों का उल्लेख है, किंतु ये प्रसंग ऐसे हैं जो कि किसी भी भारतीय के लिए नितांत अपरिचित नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार के प्रकरण जनजीवन में इतने घुल मिल जाते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी वे अनजाने नहीं रह जाते। अतः इस आधार पर बिहारी को पौराणिक कवि मान लेना उनके प्रति अन्याय ही कहा जाएगा। वस्तुतः इस प्रकार के प्रसंग बिहारी के दोहों में ही नहीं, अनेक अन्य भक्त कवियों की रचनाओं में भी सहज रूप से उपलब्ध हैं, किंतु ऐसी रचनाओं को लेकर ही उन कवियों का नामकरण नहीं किया जाता। एक बात और है, यदि बिहारी को आयुर्वेद शास्त्र संबंधी कतिपय दोहों को लेकर उन्हें आयुर्वेदज्ञ मान लिया गया है और गणित की कुछ ऐसी एकदम सीधी सादी बातों का उल्लेख करने पर उन्हें गणितज्ञ का गौरवपूर्ण स्थान दे दिया गया है, तो इस दोहे के आधार पर क्या उन्हें एक महान और कुशल बधिक मानने की बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा। खोरी पनिच भ्रकुटी धनुष बधिक समरुद्धजिकान, हंस तरन मृग तिलक सर सुरख भाल भरितान। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी को अनेक शास्त्रों विद्याओं आदि का सामान्य ज्ञान अवश्य था। इस संबंध में आचार्य मम्मट के काव्य हेतु संबंधी विवेचन को ध्यान में रखना होगा। आचार्य मम्मट के अनुसार शास्त्र ज्ञान से अधिक महत्व लोक का ज्ञान है। वस्तुतः सभी शास्त्रों विद्याओं आदि के ज्ञान से अधिक उपयोगी लोक ज्ञान है। जिस कवि ने संसार को खुली आंखों से देखा और परखा है, उसकी कविता में जीवन का सार सहज ही समाहित हो जाता है। बिहारी की सफलता का रहस्य उनकी बहुज्ञता नहीं, बल्कि उनकी वह सूक्ष्म दृष्टि है जिससे उन्होंने अपने युग के लोक जीवन की सभी बारीकियों को देखा और पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्त किया। एक आलोचक का कहना है, लोक के भीतर आंख खोलकर चलने और विभिन्न प्रकार के परिपक्व अनुभव प्राप्त करने में बहुज्ञता का अधिकांश पेट भरा जाता है। जो कवि अपने इस ज्ञान और अनुभव के भंडार को शब्द की सुंदर मंजूषाओं में भरकर संसार के सामने देखता है, वह मानो उसकी कच्ची वस्तु से पक्का माल तैयार कर उसे देता है, लोक की वस्तु जनता जनार्दन को ही समर्पित कर देता है। बिहारी की लोक पर्यवेक्षण की सीमाएं निश्चित ही संकुचित थी और इस प्रकार स्वभावतः उनके अनुभव का दायरा भी सीमित था। तथापि इन सीमाओं के भीतर कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनकी सूक्ष्म दृष्टि से बचा रहा हो। उनकी सच्चाई में उनका युग पूरी समग्रता के साथ चित्रित हुआ है। उन्होंने अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों को पूरी कुशलता के साथ चित्रित किया है। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों तथा अंधविश्वासों आदि का चित्रण किया है। उस युग में प्रचलित 30 त्योहारों का भी सजीव चित्रण किया गया है। बिहारी ने होली, तीज, दशहरा, गणेश पूजन, संक्रांति आदि विभिन्न पर्वों का सजीव वर्णन किया है। इसी प्रकार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत मुगल शासकों की आपसी दलबंदी, सुल्तानों और अमीरों के संघर्ष, दोहरे शासन की चक्की में पिसती हुई निरीह जनता की असहायावस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। बिहारी ने यत्र तत्र नीति और भक्ति पर विषयक दोहों की रचना भी की है। तथापि इन सब के मूल में उनकी पर्यवेक्षण क्षमता का ही महत्व है, उनकी बहुज्ञता का नहीं। उनके नीति विषयक दोहे अधिकांशतः उनके व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों के परिचायक हैं। इस विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि बिहारी का निरीक्षण क्षेत्र व्यापक था, किंतु उन्हें किसी शास्त्र अथवा विद्या का महान विद्वान मान लेना उनके प्रति अन्याय करना होगा। उनके दोहों की सफलता और लोकप्रियता के मूल में उनकी बहुज्ञता नहीं, बल्कि उनकी पर्यवेक्षण दृष्टि है।
एक आलोचक का कहना है, जनजीवन से अनेक प्रचलित बातों को उठाकर उन्होंने अपने काव्य में यथावसर गूंथ दिया है। जो भी वस्तु उनकी दृष्टि में आई, जिस किसी का निरीक्षण उन्होंने किया, उसकी तह तक पहुंच जाने की उनमें विलक्षण शक्ति थी और यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार भी है।